मित्रों नमस्कार। संविधान को जाने समझे श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 5 अनुच्छेद हैं, 5 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। हम इसमें से 16 छोड़ के बाकी 4 पर आज चर्चा करेंगे और 16 पर दूसरे अपने वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर पांचों को इसी में हम जोड़ लेंगे तो फिर इस छोटे से वीडियो में हम सारी बातें आपसे नहीं कर पाएंगे। हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 से। आर्टिकल 14 महत्वपूर्ण यह है कि केवल सिटीजन्स पर ही लागू नहीं होता, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत के भूभाग में किसी समय रहते हैं। यानी अगर विदेशी लोग भी हैं और भारत में आए हुए हैं उन पर भी लागू होता है, और जो नागरिक हैं उन पर तो लागू होता ही है। क्या कहता है आर्टिकल 14? ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ दो चीज़ों का वायलेशन नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं, और दूसरा कानून का सभी को बराबर सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये जो दो शब्द हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसकी ओरिजिन समझिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लैंड से आया है, यानी इंग्लैंड का जो भी परंपरा और जो भी उसके न्यायालयों ने जो भी अभी तक बहुत सारे केसेस में बातें कही हैं उससे लिया गया। इसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड में इसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, यानी कानून का शासन होना चाहिए। इसीलिए सभी लोग, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब कानून की नज़र में बराबर है। दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति भारत के भूभाग में होगा उसको कानून बराबर रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता किन्हीं पर कानून अलग लागू हो, किन्हीं पर दूसरी तरीके से लागू हो, यानी कानून की सुरक्षा भी उनको उसी रूप में प्राप्त होगी। या नहीं कह सकते कि आप बाहर के रहने वाले हैं, आपको हम कानून की सुरक्षा नहीं देंगे, या आप ये नहीं कह सकते किसी भी नागरिक को कि हम आपको कानून की सुरक्षा नहीं देंगे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 सिटीजन्स पे लागू होता है। यह समझने की बात है कि आर्टिकल 14 पर्सन्स पे लागू होता है जो भारत के भूभाग में उस पर्टिकुलर समय हैं, लेकिन आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 केवल सिटीजन यानी नागरिकों पर लागू होता है। क्या कहता है ये आर्टिकल 15, ये समझे। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक को इस आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकता, केवल इस आधार पर नहीं कर सकता, केवल शब्द महत्वपूर्ण है, ओनली धर्म यानी रिलीजन, रेस यानी नस्ल, कास्ट यानी जाति, सेक्स यानी लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जहाँ से आप जहाँ जन्म हुआ है, और एनी ऑफ देम यानी इन आधारों पर, केवल इन्हीं आधारों पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यानी बराबरी का बर्ताव राज्य को करना होगा। इसका जो दूसरा अनुच्छेद का जो दूसरा हिस्सा है वो कहता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन रिगार्ड टू, यानी राज्य जो है केवल धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, या इनमें से किसी के आधार पे किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, उसको डिसेबल नहीं मान सकता, अयोग्य नहीं मान सकता। किस बात के लिए? ये कहता है एक्सेस टू शॉप्स, किसी दुकान में जाने के लिए, सार्वजनिक रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए, होटल्स में जाने के लिए, और जहाँ पे सार्वजनिक रूप से मनोरंजन का साधन होता है, जैसे सिनेमा हॉल हुआ, थिएटर हुआ, यहाँ पे जाने से आप नहीं रोक सकते। उसका दूसरा पार्ट कहता है किसी भी कुएं का इस्तेमाल करने, तालाब का इस्तेमाल करने, स्नान घाट का इस्तेमाल करने, सड़क का इस्तेमाल करने, और उन जगहों का इस्तेमाल करने जो आम जनता के इस्तेमाल में आती हैं, उपयोग में आती हैं, और जिनको पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से राज्य के पैसे से मेंटेन किया जाता हो, बनाया गया हो, और वह जनता के इस्तेमाल के लिए आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई निजी चीज़ होगी, अगर हमने अपने पैसे से कोई चीज़ बनाया है तो वहाँ पर रोका जा सकता है मेरे द्वारा, यानी जिस व्यक्ति ने बनाया हो। लेकिन राज्य के पैसे से
यदि कोई चीज़ बनाई गई है जो इस श्रेणी में आती है, जिसको हम कुआं, तालाब या तमाम जगह जहाँ पे आम जनता जाया करती है, उससे उसको आप लोगों के जाने से नहीं रोक सकते। यानी राज्य कतई नहीं रोक सकता, रोकेगा तो निश्चित तौर से ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन माना जाएगा। अब आप समझें ये कुएं की बात क्यों कही गई है। बहुत गांव में बहुत पहले की बात है, हम सभी लोग अपने स्कूलों में कहानियां पढ़ा करते थे कि कुछ कुएं जो सरकार के पैसे से बनाए गए थे, सरकार कुएं बनवाती थी। आजकल सरकार पानी का अलग तरीके से प्रबंध करती है। तो खास वर्गों के, खास जातियों के लोगों को उन कुओं तक जाने से भी रोका जाता था, उन घाटों तक जाने से भी रोका जाता था। इसलिए इस अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया, जब कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी लिंग के हों, तो आप उन्हें इन जगहों पर जाने से नहीं रोक सकते जो आम जनता के उपयोग के लिए है। ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे निजी मंदिरों में भी जाने से रोक लगाई जाती थी। लेकिन यदि पब्लिक वहाँ पर जाती है और उसमें राज्य का थोड़ा सा भी पैसा खर्च हुआ है तो कोई रोक नहीं सकते। ऐसी स्थितियाँ हम देखते आए हैं जो हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, राज्य तो नहीं कर सकता, लेकिन राज्य के पैसे से हुआ तो कोई भी दूसरा व्यक्ति खड़े होकर के नहीं कह सकता कि हम आपको वहाँ पर जाने नहीं देंगे। इस अनुच्छेद का जो उप अनुच्छेद 3 है वो ये कहता है कि लेकिन यह जो समानता का अधिकार है वह राज्य को इस बात के लिए नहीं रोकता कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। यानी दूसरे शब्दों में महिलाओं और बच्चों के लिए, यानी कमजोर जिनको मानते हैं, महिलाओं को भी कमजोर माना जाता और बच्चों को भी कमजोर माना जाता, इनके लिए राज्य विशेष प्रबंध कर सकता है। और ये आप नहीं कह सकते कि इस कानून के तहत आप उनके साथ अलग अलग से कोई प्रावधान न करें। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बहबूदी के लिए, बेहतरी के लिए ये प्रबंध किए जा सकते हैं। इसलिए ये 3 बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देता है। 4 बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 आपको स्मरण होगा कि जब संसद में संविधान पर बहस हो रही थी तो हम लोग सुन रहे थे कि संविधान का संशोधन, यानी ओरिजिनल जो संविधान था उसमें संशोधन गलत नियत से एक खास पार्टी की सरकार के बारे में आरोप लगाया गया। यह जो संविधान का संशोधन करके और ये 15(4) जोड़ा गया, यह 15(4) पहला संशोधन था, संविधान का पहला संशोधन था जो 1951 में किया गया। इस संशोधन क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तथा अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए स्पेशल प्रावधान यानी विशेष प्रावधान बना सकता है। और इस राइट टू इक्वलिटी के कारण, या एक आर्टिकल 29 है जो हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे है, उसके होने के बावजूद भी राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है। यानी समझा जाए कि राज्य को एक कहा गया, अधिकार दिया गया कि वह सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विशेष प्रावधान उनकी बहबूदी के लिए, उनकी प्रगति के लिए बना सकता है। क्यों कहा गया, क्यों ये संशोधन करना पड़ा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल मद्रास में, यानी उस समय स्टेट ऑफ मद्रास था, तमिलनाडु बाद में उसका नामकरण हुआ था, वहाँ पे विश्वविद्यालय में कुछ आधारों पर, इसमें कास्ट भी एक आधार था, कुछ आरक्षण का प्रावधान किया गया एडमिशन में और उसको चुनौती दी गई। और उस चुनौती में ये स्थिति उत्पन्न हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया स्टेट ऑफ मद्रास ने, जो कि हाई कोर्ट में स्टेट ऑफ मद्रास को हारना पड़ा था कि आप नहीं कर सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से सहमति व्यक्त किया कि यदि आप आरक्षण का लाभ देते हैं तो यह राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन होगा। उस केस का नाम है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस डोराई राजन।
इसका फैसला 1951 में हुआ था। और दूसरी घटना ये घटी कि एक विशेष मामले में जो पहले हम हरिजन कॉलोनी कहते थे, उस कॉलोनी के लिए जब राज्य ने जमीन का अधिग्रहण किया तो उसे इस बात के आधार पर चुनौती दी गई कि ये तो विशेष प्रावधान आप अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि 1951 में पहला अमेंडमेंट गवर्नमेंट को लाना पड़ा। इसलिए लाना पड़ा ताकि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं या दूसरे जो शैक्षणिक रूप से और सोशल और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को मदद की जा सके, उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सके, चूँकि समाज में पिछड़े माने जाते हैं। समाज का जो पूरा का पूरा आपका ढांचा है, उस ढांचे में सब बहुत नीचे माने जाते हैं। तो इन दो कारणों से सरकार को लगा कि यह करना ही पड़ेगा और इसलिए पहला अमेंडमेंट लाया गया। अब होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में चूँकि लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बिना पढ़े लिखे जो मन में आया बोल देते हैं। अगर किसी पार्टी को गाली देना है तो वो उसी हिसाब से इन्वेंट कर लेते हैं, उसे कारण को नहीं समझते। चूँकि अमेंडमेंट का प्रावधान ही संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है, उसी 368 के तहत अमेंडमेंट करना पड़ा। किस लिए करना पड़ा? ताकि गरीब वर्गों को, ताकि पिछड़े वर्गों को मदद दी जा सके। इस मदद के कारण इन दो फैसलों के कारण ऐसा करना पड़ा। अब कल्पना करें कि यदि अमेंडमेंट नहीं हुआ होता तो आज की तारीख में जो हमारे पिछड़े वर्गों के लोग हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, जिसको हम दुनिया के विभिन्न देशों में पाया गया है कि करना चाहिए, वह नहीं कर सकते थे। इसके लिए वो अमेंडमेंट किया गया, जबकि उसके बारे में जो बहस हुई वो बहस ही गलत दिशा में हमारे बहुत सारे लोग करते पाए जाते, जो उनको तथ्यों की जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार से 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके 15(5) एक उप अनुच्छेद जोड़ा गया 15(5) का, और ये कहा गया कि राज्य चाहे तो इन्हीं वर्गों के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही क्यों नहीं हो, चाहे एडेड हो या अनएडेड हो, उनमें आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी एडमिशन में। केवल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो अनुच्छेद 15 है उसमें जो अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके अनुसूचित जाति जनजाति को जो लाभ पहुँचाने के लिए प्रावधान किए गए, वो उन दो मुकदमों के कारण जरूरी था। और ये मैं मानता हूँ कि यह निश्चित तौर से एक प्रोग्रेसिव कदम है और इस प्रोग्रेसिव कदम को किया जाना आवश्यक था। अब मैं आर्टिकल सीधे अनुच्छेद 17 पे आता हूँ, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है। कहता है कि अस्पृश्यता नहीं रहेगी, क्योंकि समाज में आप जानते हैं कि अस्पृश्यता यानी जाति के आधार पर भेदभाव, जो अनुसूचित जाति के लोग जिसको माना गया था, आज की तारीख में उनको दलित कहते हैं, उनके साथ छुआछूत की बात समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त थी। कोई भी सभ्य सरकार, कोई भी सभ्य देश, और चूंकि संविधान जब बनाया जा रहा था, एक देश का निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी कि हमारा देश आगे कैसा होगा, तो इसमें हम लोगों ने, हमारे जो पुरखे हैं, उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता किसी भी फॉर्म में नहीं मानी जाएगी, और अस्पृश्यता को उन्होंने बाकायदा एबॉलिश किया। इसके बाद बहुत सारे कानून बने और उस कानूनों के अंतर्गत वो अपराध की श्रेणी में आता है। 18वें में आते हैं जो टाइटल, आप जानते हैं राय बहादुर और खान बहादुर और भांति भांति के टाइटल अंग्रेज दिया करते थे। 18 ने महसूस किया कि अब आज़ाद देश है, इसलिए एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल के अलावा और कोई टाइटल नहीं दी जा सकती, वो जो नागरिक हैं उनको नहीं दी जा सकती। और ये भी कहा कि आप विदेशों से भी इस तरह का टाइटल प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति हो, पर्सन, और हिंदुस्तान में अगर किसी पद पर काम कर रहा हो, ऐसे पद पर जिसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं या जिसको हम राज्य के अंतर्गत का पद कहते हैं, वो बिना राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के किसी विदेश से कोई भी टाइटल प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई भी व्यक्ति जो हमारे यहाँ वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है
और अगर भले ही कहीं का भी व्यक्ति हो, वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के न तो कोई प्रेजेंट ले सकता है, न कोई वहाँ से इमालूमेंट यानी कोई राशि ले सकता है, या किसी भी तरह का काइंड में भी किसी भी विदेशी शक्ति से, किसी विदेशी सरकार से नहीं ले सकता। यानी दूसरे शब्दों में, अगर कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में राज्य के अंतर्गत काम करता हो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम करता हो, तो विदेशों से कोई भेंट नहीं ले सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, कोई राशि नहीं ग्रहण कर सकता, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, क्योंकि इसका मकसद ये हुआ कि हमारे देश में रहने वाले लोगों की जो लॉयल्टी है हमारे देश के प्रति होनी चाहिए। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपको मैंने इस 4 जो अनुच्छेद बताने की कोशिश की है, आप निश्चित तौर से आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।